very good morning to all of you in your bioacademic and spiritual science classes. Dear students, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। लेसन का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बेटा, इस लेसन में दो चीजें एक साथ शामिल हैं। एक तो बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, शरीर द्रव, शरीर में उपस्थित द्रव, उसके बारे में हमको जानना है। दूसरा, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी बॉडी में जो फ्लूइड्स फॉर्म होते हैं उस फ्लूइड का बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है और फिर उसके सर्कुलेशन की जरूरत क्या है, वो बॉडी फ्लूइड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, व्हाई शुड दे शुड बी सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। तो इन सब बातों पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसकी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए पूरे बॉडी के सेल टू सेल उसके अप्रोच के लिए क्या सिस्टम होता है, कौन पंपिंग करता है, और इसके बाद जो ब्लड को कैरी करते हैं या जो लिम्फ को कैरी करते हैं, ये ब्लड या लिम्फ क्या होते हैं। द डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए ये हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, शरीर में निर्मित द्रव जो होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर बॉडी फ्लूइड या शरीर द्रव कहते हैं। तो जैसा कि इस चार्ट से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, ब्लड होता है और लिम्फ होता है, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। तो ये ब्लड क्या है, ये लिम्फ क्या है, इसका कंसेप्ट मोर ओवर हायर क्लासेस जाने के बाद भी ये कंफ्यूजन बना रह जाता है कि सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, फिर लिम्फ क्या है, फिर ब्लड क्या है। तो यदि आप लोग थोड़ा सा समय दें और साथ दें तो अभी इस पर हम आपको समझाना चाहते हैं, और वैसे भी नहीं, इसको हम आपको एक शरबत पिला करके समझाना चाहते हैं। आप सरप्राइज करेंगे, सर इस चैप्टर से शरबत का क्या मतलब है, या शरबत रूह अफ़ज़ा हुआ या नींबू का शरबत हुआ। ठीक है, आइए समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा एक कंपैरिजन, एक सिमिली हम जो है होल्ड कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ जाए। डियर स्टूडेंट्स, क्या काम कीजिए, 2 ग्लास लीजिए। ठीक, 2 ग्लास लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर आपके समझने के लिए यहाँ पे 2 ग्लास ले लिया, एक ग्लास ले लिया, दूसरा ग्लास ये ले लिया। इस ग्लास को हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया। ठीक है, इन ग्लासों में हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, वाटर। ठीक है, इसमें पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरने के बाद अब क्या किया, पानी भरने के बाद इसमें शक्कर डाल दीजिए। ठीक, शक्कर डाल दीजिए, शक्कर के साथ साथ उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट के मतलब थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, कुछ नमक डालने के बाद इसके बाद इसमें जो है क्या डालेंगे, शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, और डाल करके इसको खूब बढ़िया हिला दिया। हिला करके क्या हुआ, ये शक्कर का शरबत बन गया। ठीक, थोड़ा सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, तो क्या हुआ, ये सोडियम क्लोराइड और शक्कर का घोल आपका क्या हो गया, एक शरबत बन गया। अब यह जो शरबत है, अगर हम इस लेसन के रिस्पॉन्स में समझना चाहें, ये शक्कर क्या है, ये शरबत क्या है, इसी शरबत को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहेंगे, सीरम। सीरम का मतलब, सीरम का मतलब वह वाटरी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिया भी है, सोडियम क्लोराइड है, ये सब क्या है, ये उपस्थित है। इसका घोल क्या है, ये क्या है, ये सीरम है। लेकिन इसी में यदि इस शक्कर को कोआगुलेट कराने वाले जो फैक्टर हैं, क्या हैं, अभी देखिए, इसको कोआगुलेट करने वाले 2 फैक्टर हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में उपस्थित वो फैक्टर होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है, जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
और दूसरा क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है आपका ये कौन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ये दोनों वो फैक्टर हैं किसी ब्लड में उपस्थित जो क्या करते हैं, जो ब्लड को कोआगुलेट कराते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम नींबू का रस समझ लें, नींबू का रस समझ लें, तो ये जो शरबत अभी हमने बनाया, इस शरबत में हमने नींबू का रस नहीं मिलाया है। नींबू का रस मिलाते ही यही कंटेंट्स प्लाज्मा हो जाएगा। तो बिना नींबू के रस का ये जो शरबत है, यही क्या है, सीरम है। ठीक है, और अगर इसमें नींबू का रस हम निचोड़ दें, गाड़ दें, अर्थात इसमें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी मिला दें, तो यही सीरम क्या हो जाता है, प्लाज्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लाज्मा। ठीक, अब 2 मिनट रुकिए। अब क्या कीजिए, इस वाले ग्लास में अब प्लाज्मा सीरम हमने डाल दिया, सीरम हमने डाल दिया, सीरम में क्या डाल दिया, नींबू का शरबत डाल दिया। ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन नींबू का शरबत इसमें पड़ गया। अब जब नींबू का शरबत पड़ गया तो यही सीरम क्या हो गया, यही सीरम प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मा। अब क्या करना है, अब एक वाले ग्लास में, ये वाले ग्लास में मैं क्या करूं, थोड़ा सा किशमिश और काजू के छोटे बड़े टुकड़े, किशमिश का मतलब आरबीसी और काजू के बड़े छोटे टुकड़े का मतलब कैरियोसाइट्स, यानी न्यूक्लिएटेड WBC, उसको डाल दें। और क्या डाल दें, उसके यानी काजू के ही कुछ छोटे टूटे हुए टुकड़ों को डाल दें, यानी प्लेटलेट्स अगर इसमें डाल दें, तो किशमिश के कारण क्या होगा, ये वाला जो शरबत है ये थोड़ा सा कैसा, ये जूस जो है कैसा लगेगा, हल्का सा रेड कलर लगेगा। तो जो रेड कलर का किशमिश के कारण हो रहा है, यही ब्लड हो जाता है। और इसमें हमने केवल क्या डाला, केवल काजू डाला, बड़े दाने छोटे दाने, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC और कुछ WBC के टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, अर्थात प्लेटलेट्स डाल दिए। यही क्या हो जाएगा, लिम्फ हो जाएगा। ठीक, तो कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये हुआ कि वह ब्लड क्या है, ब्लड वह है जिसके सीरम में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर मिल गया तो क्या हुआ, वो प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा में अगर WBC और RBC प्लेटलेट्स को मिक्स कर दिया तो वो ब्लड हो जाएगा। और उसमें RBC न डाल करके दूसरे ग्लास में जो आपने क्या किया, केवल WBC के डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, टुकड़ों को डाल दिया, और उसके क्या कहते हैं, काजू के छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को डाला, प्लेटलेट्स को डाल दिया, वही क्या हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट से आप जितना समझ पा रहे होंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। अब आइए हम लोग क्या काम करते हैं, इस पर जो हमारी NCERT में दिया है उसके बेस पर हम इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड्स मुख्य रूप से क्या होता है, या तो ब्लड होता है या तो लिम्फ होता है। और ध्यान रखिएगा, ये दोनों लिक्विड क्या होते हैं, ये एक डिफरेंट सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग जो है ये जिस सिस्टम के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट होता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और यह ब्लड जिस सिस्टम के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट होता है उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम की बात जो है वो सर्कुलेशन वाले पॉइंट को जो हम पढ़ने लगेंगे तब ध्यान देंगे। अभी आज हमारा फोकस क्या है, इस लेक्चर में ये फोकस यह है, सबसे पहले हम लोग ब्लड और लिम्फ के कंटेंट्स के बारे में जान लें, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आइए फोकस करते हैं सबसे पहले ब्लड पर। तो बेटा ब्लड क्या है, ब्लड एक, आप क्लास 9th में कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे तो वहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड का नाम आया होगा। तो ये किस फॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, इसीलिए ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी या द्रव संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें मुख्य रूप से मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स में क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जो बड़े साइज के आकार वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा WBC,
व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और WBC के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े जिसको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये पूरे ब्लड का जो कंटेंट होता है, पूरे ब्लड का 45% जो है ये मैट्रिक्स होता है, अर्थात WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, अब आइए, जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है और लिम्फ का जो प्लाज्मा होता है, मोर ओवर बहुत कम ही डिफरेंस दोनों के प्लाज्मा में होता है। तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो वाटरी होता है, जिसमें 90 से 92% तक वाटर होता है। ठीक, इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन सॉल्व होते हैं, मिले होते हैं। प्रोटीन्स में एल्बुमिन है। एल्बुमिन क्या करता है, ये इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ब्लड और बॉडी फ्लूइड में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये सेल और ब्लड, सेल और लिम्फ के बीच में क्या करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। द ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, द कंट्रोलिंग द होम्योस्टेसिस प्रोसेस बाय रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन सेल टू सेल, सेल एंड ब्लड, सेल एंड लिम्फ। वो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी परासरणी दाब के आधार पर कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा रक्त में या लिम्फ में क्या हो सकता है, उसमें जल के संतुलन को बनाए रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये जिम्मेदार होता है। प्रोथ्रोम्बिन, यही प्रोथ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, पूर्व अणु, जो क्या होता है, जिसको हमने भी आपको बताया, थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोथ्रोम्बिन, ये एक अनस्टेबल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये अनस्टेबल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, या ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? बेटा ये अभी जब ब्लड क्लॉटिंग हम लोग देखेंगे तो यही वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो बॉडी के टेम्परेचर पर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ये लीक करके ब्लड के साथ बाहर आता है तो टेम्परेचर डाउन होते ही क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ये क्या होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड टर्न अप होकर क्या होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और थ्रोम्बिन क्या होता है, प्रो हटा दीजिए, थ्रोम्बिन हो गया। थ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, क्या कहते हैं वो, श्रृंखलाकरण, कैटेनाइजेशन ऑफ जो है ये फाइब्रिनोजन। जब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाता है एंजाइम, तो क्या करता है, बहुत सारे फाइब्रिनोजन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करके इनकी एक सीरीज, इनकी एक लॉन्ग चेन बनाता है, और वो लाइन चेन क्या है, फाइब्रिल फिलामेंट कहलाता है। यही फाइब्रिल फिलामेंट है जो क्या करता है कि ये शेडेड ब्लड, बहे हुए रक्त के चतुर्दिक क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क बना लेता है, और इसी नेटवर्क में जाकर के प्लेटलेट्स, कैल्शियम, RBC, WBC उसमें क्या होते हैं, फंस करके क्या होते हैं, उसको इम्परमिएबल बना देते हैं, जिससे ब्लड का शेडिंग बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी शीत ऋतु में, ठंडे मौसम में, आप जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स बाहर होते हैं, यानी हवा के संपर्क, इन्वायरमेंट के टच में होते हैं, कपड़ों से नहीं ढके होते हैं, जनरली आपने महसूस किया होगा कि ऐसे पार्ट्स में जब ओवरकूल हो जाते हैं तो इनमें शून्यता, नंबनेस आ जाती है, यानी सेंस गायब हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें पेन भी शुरू हो जाता है, ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है। और जो लोग पहाड़ों पर या कभी फंस जाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, तो वहां पे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, इसी प्रोथ्रोम्बिन, जब बॉडी टेम्परेचर डाउन हुआ, एक निश्चित टेम्परेचर जिस पर ये इनएक्टिव होता है, अगर उससे डाउन हो गया तो एक्टिव हो जाता है, और शरीर में रह करके ही धमनियों और शिराओं में बहने वाले रक्त को क्या करता है, ये एक्टिव होने के नाते क्या करता है, ये फाइब्रिल प्रोटीन बना करके ब्लड क्लॉटिंग को शुरुआत कर देता है, रक्त जमने लगता है,
धमनियों में ही रक्त जमने से ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं ब्लॉक कर जाती हैं। कैपिलरीज जब ब्लॉक कर जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा, अवरोधित हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर अगर हार्ट फेस कर पाया तो सही सलामत है, नहीं फेस कर पाया तो हार्ट अटैक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पेशेंट मर जाता है। लेकिन जब यह ब्लड में कैपिलरीज में इसकी क्लॉटिंग शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, ये टेम्परेचर बेस पर इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन हुआ। अब आइए, जो ब्लड में अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितने पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जितने पोषक पदार्थ हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये सारे पोषक पदार्थ क्या करते हैं, ये सारे पोषक पदार्थ क्या होते हैं, हमारे ब्लड में जाकर के ब्लड के माध्यम से ही सेल टू सेल जो है क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये लिवर में जाकर के ब्लड के माध्यम से ही किडनी तक पहुंचते हैं जहां पर उनका फिल्ट्रेशन होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट सेल्स में जो पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये क्या करती है, उसको भी इसी ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है। तो वो गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोराइड हुआ, और इसके बाद क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स हैं, इसके साथ साथ जो है यूरिया है, ये सब क्या होते हैं, ये भी ब्लड के क्या होते हैं, प्लाज्मा में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। और वो भी क्या होते हैं, कैरी किए जाते हैं एक जगह दूसरे जगह तक के लिए। हार्मोन वाला लेशन आप पढ़ चुके हैं। हार्मोन का एक ही मात्र रास्ता है फ्लो करने का, बॉडी में सर्कुलेट करने का, वो ब्लड के माध्यम से क्या होता है, सर्कुलेट करता है। और विटामिन भी ये क्या करते हैं, बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। बेटा विटामिन पर 1 मिनट हम रुकना चाहेंगे। आप समझते हो कि जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई वीकनेस आती है, डॉक्टर तुरंत रेफर कर देते हैं, ये विटामिन खाइए, ये विटामिन खाइए। दवा ले रहे हैं, आप बीमार हैं तो ठीक है, ये विटामिन साथ साथ खाइए। आप क्या समझते हैं, विटामिन से हमको ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल नहीं, इस ख्यालात को दूर कर दीजिएगा। विटामिन से हमको रंच मात्र भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन ओनली एक्ट्स एज ए एजेंट टू कंप्लीट बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये विटामिन, ये आयंस क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में रह करके क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सेल में जो डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये विटामिन क्या करते हैं, केवल एसेस करते हैं, यानी उस अभिक्रियाओं को संचालित पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस इनके हेल्प से कंप्लीट होंगे तो उसका प्रोडक्ट हमको मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा तो बॉडी के लिए वो बेनिफिशियरी होगा। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं विटामिन के प्रेजेंस में। इन केस अगर बॉडी में विटामिन की कमी है, डिफिशियंसी है, तो हमारे बॉडी में मोर ओवर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगे, इनकम्प्लीट रह जाएंगे, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा, वो डेंजरस होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए विटामिन की भी बहुत जरूरत होती है। और यहीं पे अगर 1 मिनट का समय दें तो आपको ये भी बता दें, विटामिन में एक फार्मूला याद रखिएगा, BC-डे का। BC-डे का BC, विटामिन बी और सी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन DE-K-A डे का, ये क्या होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट दीज आर फैट सॉल्युबल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ट्रैप करके रखिए। ठीक है, ये हुआ ब्लड के बारे में। ठीक है, अब आइए ब्लड के साथ साथ अब हम चलते हैं मैट्रिक्स में। जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, जरा उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। NCERT हमारी चाहती है कि कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज इसके बारे में हमें होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, प्लेटलेट्स में सबसे पहले हम प्लेटलेट्स को ले लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका प्रेजेंस हमारे ब्लड में पर mm³ 1 घन मिलीमीटर में ये 1.5 से 3.5 लाख तक होते हैं। 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में सपोर्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर फिर हम आपका 2 मिनट का समय लेंगे। आपने महसूस किया होगा, जनरली अपने पास पड़ोस में लोगों से महसूस किया होगा, अरे भाई उनका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, उनका प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया है, अरे उनका प्लेटलेट्स इतना डाउन हो गया कि वो कोमा में चले गए हैं। आपने कभी समझने का कोशिश किया? आप पढ़ चुके हैं, अब तक जो आप पढ़े होंगे, हर जगह आपको यही बताया गया होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, केवल ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। अरे भाई,
तो ये ब्लड प्लेटलेट्स के कम होने से किसी को कोमा में जाने की या किसी को बेहोश हो जाने की, किसी की ओवर वीकनेस का कारण क्या है? कारण है जो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। एक्चुअली क्या है, जब कभी बॉडी में मान लीजिए हमारे ब्लड में कुछ प्लेटलेट्स का कंटेंट्स बना हुआ है, ठीक है, इनका फंक्शन यही है कि जहां कहीं भी ब्लड लीक करेगा, इनर हैमरेज होगा, इंटरनल हैमरेज होगा, अगर बॉडी में कहीं नसें फटेंगी, कुछ भी होगा, तो ये वहां जाकर के इसका यूटिलाइजेशन होगा और जाकर के उस लीकेज पॉइंट को क्या करेगी, ये क्लॉटिंग के द्वारा चोक करेगी, बंद करेगी। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा होने से क्या हो रहा है, ऐसा होने से यही हो रहा है ना कि अगर बॉडी में ओवरऑल हैमरेज, मोर ओवर हैमरेज हो रहा है, तो क्या होगा, जितने अधिक हैमरेज होंगे बॉडी में, जितने अधिक लीकेज होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, ये प्लेटलेट्स क्या होंगे, यूज होंगे, और जो प्लेटलेट्स का जो भंडार है उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब प्लेटलेट्स के डाउन होने से हमें ओवर वीकनेस या कोमा में जाने की कंडीशन नहीं उत्पन्न होती है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे बॉडी में जो इंटरनल मोर ओवर हैमरेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोर ओवर बॉडी क्या हो रही है, ये लिक्विड क्या हो रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स क्या हो रहे हैं, लीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, एनीमिया को सफर करने लगते हैं, हम रक्त की कमी की कंडीशन को झेलने लगते हैं। वो रक्त की कमी होना रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ओवर वीकनेस का या हमें कोमा में जाने के लिए। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमारे बॉडी का कितना ब्लड जो है हैमरेज के थ्रू जो है यूज वेस्ट हो गया है, कम हो गया है। इसका पैरामीटर, इसको जानने का एक पैरामीटर, एक इंडिकेशन है कि आप बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट डाउन देख लीजिए। यदि काउंट डाउन प्लेटलेट्स का काउंट अगर जो है टू द पॉइंट है, सही है, तो हम हेल्दी हैं। अगर घट रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी कहीं न कहीं ओवर लीकेज से सफर कर रही है। उसे चेक करने की, उसे रोकने की इंस्टेंट रेमेडी की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की कहानी हुई। अब हुआ इरिथ्रोसाइट्स के बारे में हमें जानना है। इरिथ्रोसाइट्स को ही हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पर क्यूब एमएम में 50 to 55 मिलियंस होता है, यानी 50 से 55 लाख आरबीसी हमारे जो है, ये आरबीसी क्या होते हैं, हमारे ब्लड के 1 घन मिलीमीटर में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनेटेड वर्ड लिखना ठीक नहीं, यहाँ पर प्रोड्यूस वर्ड लिखना ठीक नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ORIGIN। ये ओरिजिन यानी आरबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है, तो आरबीसी का ओरिजिन हमारे बोन, रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, आरबीसी ही नहीं, ब्लड के जितने मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का ओरिजिन, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, ये सब का फॉर्मेशन क्या होता है, ओरिजिन, डेवलपमेंट या इनका जन्म हमारे बोन मैरो की ही सेल जो है करती हैं। ठीक है, और ये जो आरबीसी होता है ये ए न्यूक्लिएटेड होता है। ए न्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। हमारा आरबीसी क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड इन ऑल मैमल्स है, हमें नहीं, जितने मैमल्स हैं वो सभी ए न्यूक्लिएटेड होते हैं एक्सेप्ट कैमल। मैमल्स में जो कैमल होता है, कैमल को छोड़ करके जितने भी मैमल्स में आरबीसी होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव। ओहो, बाइकॉन्केव। आपने कभी मिठाई की दुकान पे गए हैं आप, वो पेड़ा लिए हैं, पेड़ा क्या होता है, इधर से भी क्या होता है, वो दबा रहता है, ऊपर से भी दबा रहता है। यानी कंडीशन क्या होती है, ये पेड़ा है, इधर से भी दबा है और इधर से भी दबा है, इधर से भी दबा, इधर से दबा है। अगर इसको देखना चाहें, ये यहां से क्या है, ये इसका पॉइंट ये दबा रहता है। तो ये डिसलाइक बाइकॉन्केव, यानी दोनों तल इसके क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अंदर दबे होते हैं। और ये रेड इन कलर, हमारा जो आरबीसी है उसका कलर रेड होता है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीम। ये हीम क्या है, हीम
मीन्स आयरन। आयरन पार्टिकल, आयरन एलिमेंट के को ही हम हीम कहते हैं। यह आयरन जब शरीर के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिक्स हो जाता है तो बनता है हीमोग्लोबिन। इसी हीम क्रिस्टल के कारण ग्लोब्यूलिन का भी कलर रेड हो जाता है, यानी बन गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम के कारण ही रेड होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी रेड होती है और आरबीसी के कारण ही ये जो पूरा ब्लड क्या होता है वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है। आगे देखिए 100 ml के ब्लड में ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इनकी संख्या 12 से 16 ग्राम तक होती है। ठीक, अगली कंडीशन, ये जो आरबीसी है, आरबीसी की उम्र लगभग 120 दिन कैलकुलेट की गई है। ठीक है, 120 डेज। और आरबीसी जब कभी डैमेज हो जाती है या मर जाती है तो इसका कब्रगाह होता है स्प्लीन, जिसको आप कहते हैं तिल्ली। तिल्ली, ध्यान रखिएगा, तिल्ली का लोकेशन क्या होता है, ये जो हमारा लेफ्ट लास्ट रिब है, लास्ट रिब के साइड में ये जो आपका टेनिस का बॉल नहीं होता है उसी के साइज के बराबर जो है यहाँ पे तिल्ली जो है होता है। हो सकता है साइज कुछ डिफरेंट मेजर में हो, लेकिन लोकेशन इसका इधर ही होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग फोकस करते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स पर। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स पहली बात क्या होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, कलरलेस होते हैं क्योंकि इनको कलर प्रोवाइड करने वाला कोई भी कंटेंट्स इसके अंदर नहीं होता है। इनका कंसंट्रेशन 6000 से 8000 मॉलिक्यूल्स पर सेल्स पर mm³ होता है, यानी 1 घन मिलीमीटर के एरिया में ये क्या होते हैं, इनका नंबर क्या होगा, इनका नंबर क्या होगा, ये 1 घन मिलीमीटर में क्या होंगे, ये लगभग कितने होंगे, ये 60 से 6000 से 8000 मॉलिक्यूल इसके या सेल्स इसके प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के कंपैरिजन में इसकी लाइफ स्पान क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो ग्रेन्युलर होते हैं, उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, इसमें 3 हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दो, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स टोटल डब्ल्यूबीसी के 60 से 65% तक होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, फाइकोसाइटिक फंक्शन इनका होता है। फाइकोसाइट मींस कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में आ गया तो उसको क्या करते हैं, ये उसको जो है गबल अप कर जाते हैं, खा जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं, यानी अपने एंजाइम के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स का जो कंसंट्रेशन है ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 2 to 3% होता है, यह 60 to 65% या 2 to 3% होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी में इन्फेक्शन के द्वारा या एलर्जी या इन्फेक्शन से बॉडी को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, जिससे उनका इफेक्ट जो है इस पर नहीं हो जाता। आपने ध्यान दिया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एलर्जिकल जुकाम होता है, हमेशा जुकाम पड़ा ही लगा रहता है। तो जब इनकी इसिनोफिल के जो काउंट डाउन घट जाती है तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है कि एलर्जिकल इन्फ्लुएंजा से क्या करता है, ग्रसित रहता है, उसमें हमेशा वो सर्दी जुकाम का इशू बना रहता है। बेसोफिल्स जो स्टूडेंट बेटा है, ये बेसोफिल की कोशिकाएं क्या होती हैं, ये 3 प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ये हिस्टामिन है। हिस्टामिन आपने कभी महसूस किया है, हिस्टामिन वो केमिकल है, अगर इसका सिक्रीशन बढ़ गया तो क्या होते हैं, बॉडी में ईचिंग शुरू हो जाती है, एलर्जिकल सिम्टम्स जनरेट होने लगते हैं। तो क्या करते हैं, इस हिस्टामिन को डाउन करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सिट्रिजिन हुआ, एविल हुआ, ये सब क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, जो बेसोफिल्स के द्वारा सिक्रेटेड हिस्टामिन को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, कोई भी एलर्जी या कोई साइड रिएक्शन क्या होता है वो
सप्रेस हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा है सेरोटोनिन है और हिपेरिन है। ये सब क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, ये एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। अब आइए एग्रेनुलोसाइट्स में। एग्रेनुलोसाइट्स में दो हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स क्या करता है, ये मोनोसाइट की कोशिश क्या है, न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर के पूरे WBC का 6 से 8% तक होती हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन भी वही है जो कि आपके न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है, यानी फाइगोसाइटिक फंक्शन इनका होता है, नेचर होता है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ध्यान रखिएगा बेटा, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, ये बोन मैरो में ही होता है, और बोन मैरो में बनने वाले लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बेटा लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन होता है टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन का क्या करते हैं, मोर ओवर ये फॉर्मेशन करते हैं, ये आर्मी तैयार करते हैं एंटीबॉडी का, प्रोटीन से बने हुए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं कौन, बी लिम्फोसाइट्स। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे बड़ी मजेदार स्टोरी है। हमने सुना होगा अपने हिंदू धर्म में कि कृष्ण कहाँ पैदा हुए, वसुदेव और देवकी के गर्भ से जेल खाने में पैदा हुए। लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, नंद बाबा के घर। जसोदा माता ने इनका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करके कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि इनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो क्षमता आ गई कि ये कृष्ण बन गए, और बहुत सारे असुरों का इन्होंने वध किया। लेकिन अगर देवकी के ही घर रह जाते, जेल में ही रह जाते, तो ये भी बंदियों जैसा जीवन जीते, और जितना हो सकता था जेल में रह के करना होता। लेकिन नहीं, चुपके से ये कहाँ चले आए, वसुदेव बाबा ने इनको जो है नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। सेम यही कंडीशन आप मान के चलिए, हमारी बॉडी का जो लिम्फोसाइट है वो कृष्ण के जैसा ही है। कृष्ण के घर में जो वसुदेव देवकी घर में जो लिम्फोसाइट पैदा हुआ, यानी बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट पैदा हुआ, उसका केवल एक ही फंक्शन हुआ, एंटीबायोटिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के अलावा, और उसमें कोई क्षमता नहीं आई। लेकिन वो लिम्फोसाइट्स जो बने बोन मैरो में, लेकिन थाइमस ग्लैंड में आकर के इस लिम्फोसाइट का मॉडिफिकेशन हुआ। इनको कुछ विशेष स्किल से ट्रेंड किया गया, और इन्हें ये विशेष पावर दिया गया बाय मॉडिफिकेशन कि बेटा अब तुम जाओ और वायरस के या किसी भी प्रकार के जो दुश्मन होंगे उनको मार करके आप शरीर की रक्षा कीजिए। यानी अब कहने का मतलब क्या हुआ, हम मान सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स यदि केवल सिविल पुलिस को उत्पन्न करती है, तो वही सिविल पुलिस लिम्फोसाइट इसमें आकर के, थाइमस ग्लैंड में आकर के विशेष ट्रेनिंग पा करके वो मिलिट्री के ब्लैक कमांडो हो जाते हैं, जो हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला करके दुश्मन को मारने का अभ्यस्त होते हैं। कहने का मतलब कि टी लिम्फोसाइट्स ये विशेष आर्म्ड क्या होते हैं, स्किल्ड सैनिक होते हैं। ठीक, और आपको ताज्जुब होगा, ये जो सबसे बड़ा आतंकवादी, इस शरीर की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला छद्मवेशी जो सबसे बड़ा आतंकवादी होता है, वो क्या होता है, वायरस। और वायरस में भी अभी आप लोग महसूस कर रहे होंगे HIV वायरस, एड्स का वायरस, क्या कहने, उसकी भी गजब रणनीति है। वो जब बॉडी में आता है, बॉडी में आकर के किसी को भी टारगेट नहीं करता, वो केवल टारगेट करता है इस टी लिम्फोसाइट्स को। यानी ऐसा दुश्मन जो हमारे देश में आकर के किसी सिविलियंस को टच न करे, बस सीधे हमारी जो ब्लैक कमांडोज हैं, स्पेशल जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, उसी में सेध लगाए, उसी को मारे। तो ये हमारे एड्स के जो वायरस होते हैं वो इसी टी लिम्फोसाइट्स को ही टारगेट करते हैं, इसी से पोषण प्राप्त करते हैं, इसका बन करके इसमें प्रवेश करके इसी के जैसा अपने लोगों को पैदा कर देता है और अंत में इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही वजह है कि जिस व्यक्ति के शरीर में टी लिम्फोसाइट्स का ही कंसंट्रेशन लूज कर जाएगा,
उस व्यक्ति में ओवर इम्यूनिटी का इशू आ जाएगा। उसकी इम्यूनिटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, बहुत सप्रेस हो जाएगी और कोई भी सिंपल टाइप का भी डिजीज उसको मृत्युकारक हो सकता है। आपने अभी आप आगे पढ़ेंगे एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, उसकी भी कमी से क्या होता है, वो भी इस लिम्फोसाइट्स को ही अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बाय बर्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे एक प्रकार का केस आया था जीन थेरेपी के द्वारा। इसमें क्या काम किए थे, इसके लिम्फोसाइट्स के जीन में चेंजिंग करके उसको हेल्दी बनाए थे। इशू था डीएमिनेज का। हमारे क्रोमोजोम के 18वें क्रोमोजोम पर एक जीन होता है जो एडीए माने एडेनोसिन का फॉर्मेशन करता है। ये एडेनोसिन क्या करता है, ये हमारे जीन यानी हमारे डीएनए को रिप्लेसिंग में यानी रेप्लिकेशन में सपोर्ट करता है। और अगर ये इनएक्टिव हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, ये बाय बर्थ जो है इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव होने से क्या हो जाता है, लोगों में या बच्चों में बाय बर्थ क्या होता है कि वो इम्यूनिटी का इशू बना रह जाता है और संभवतः वो सफ़र नहीं कर पाता। लेकिन सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में जीन थेरेपी के द्वारा एक अशांति डी सिल्वा नाम की लड़की थी 4 साल की, जिसको इस प्रकार के जीन थेरेपी इसके जीन में चेंजिंग ला करके इसे बचाने का प्रयास किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स है। अब आइए लिम्फ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ को ही हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, शरीर द्रव। तो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है, ये लाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें कलर देने वाला कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है, कोई पिगमेंट होता नहीं है। इसका फंक्शन क्या है, लिम्फ का फंक्शन बेटा देखो, पहला फंक्शन इसका है इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करना, दूसरा फ्लूइड बैलेंस यानी टिश्यू टू ब्लड से टिश्यू में जो फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उसको बैलेंस करता है। बैलेंस करने के लिए कभी टिश्यू से फ्लूइड ब्लड में जाता है, कभी ब्लड से जो लिम्फ होता है वो कहाँ आता है, टिश्यू में आता है। इस प्रकार से ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, ये फ्लूइड का जो है बैलेंस होमियोस्टेसिस मेंटेन रहती है। तीसरा फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फैट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। कहाँ से, टिश्यू से टिश्यू, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट या फैट का ट्रांसपोर्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, ये लिम्फ के द्वारा ही होता है। तीसरा चीज है फिल्ट्रेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, किसके द्वारा, लिम्फ के जो नॉड्स होते हैं, लिम्फ के नॉड्स में क्या होते हैं, ये इन चीजों के क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन होता है और बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लिम्फ है ये जिस सिस्टम के द्वारा बॉडी में फ्लो करता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है, और ब्लड जिस सिस्टम के द्वारा बॉडी में सर्कुलेट करता है उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये पूरे ब्लड वॉल्यूम का जो लिम्फ होता है वो 55% होता है। हमारे बॉडी में जितना ब्लड होता है उसके वॉल्यूम का 55% क्या होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ में भी जो वाटर का कंटेंट है वो 92% तक होता है। इसमें लिम्फ में जो प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो 6 से 8% तक होते हैं। 6 to 8% प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन आवर लिम्फ। जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि लिम्फ को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो WBC होता है, और WBC में जो टी लिम्फोसाइट्स है ये मैक्सिमम होता है इन कंपेरिजन टू ब्लड। ब्लड के कंपेरिजन में टी लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन लिम्फ में सबसे अधिक होता है। इसमें जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो लिम्फ में मोरोवर होता है। इसमें जो फैट होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, ध्यान रखिएगा, फैट आपके इस ब्लड कंटेंट्स में फैट नहीं मिलता है। फैट क्या होता है, ये क्या होता है, ये लिम्फ वेसल के द्वारा क्या होता है, सक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो फैट जिसको काइल कहते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, लिम्फ में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी आपको 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे इस चीज को स्पष्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जब हम कोई फूड मटेरियल इंटेक करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड ग्रेडियंट्स होते हैं उनको वो जब एब्जॉर्ब होकर क्या होते हैं, सीधे ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से क्या होते हैं, फिर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा वो लिवर में जाते हैं, जहां पर यूरिया का ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होता है, और उसके बाद वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, फिर वो क्या होती है,
रीनल वे के द्वारा कहा जाती है, किडनी में जाकर के फिल्टर होने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे लिम्फ का कहीं नाम लिया गया, यहाँ पे कहीं फैट का नाम लिया गया। हम अपने भोजन के माध्यम से बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स भी लेते हैं। वो फैट मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाते हैं, जिसको क्या करता है, जिसको हमारा बाइल जूस एमल्सिफाइड करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, अंत में पैंक्रियाटिक जूस उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट होकर के वो जब डाइजेस्टेड कंडीशन में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इस बाइल को, इस लिपिड को, इस फैट को कौन एब्जॉर्ब करता है? बेटा ध्यान रखिएगा, ये फैट ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। ये इस फैट्स को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो लिम्फ की वेसल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके सीधे क्या करती हैं, लिम्फ में ड्रॉप करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी बॉडी में जो स्पाइसी यानी ऑयली प्रोडक्ट होता है वो लिम्फ में जाकर के वहां से बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये काइल फैट होता है। अब इसके साथ साथ हमारे इसमें लिम्फ में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, साल्ट्स, ग्लूकोज एंड डैमेज्ड सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल भी क्या होते हैं, वो सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, किसमें, लिम्फ में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ये ओवरऑल जो हमारे बॉडी फ्लूइड के प्रकार, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका परसेंटेज, उसका फंक्शन, इस चीज को हम लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक का आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हम लोग अब अगली चर्चा करेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यानी ये बॉडी में किस सिस्टम के द्वारा कैसे सर्कुलेट करते हैं। यस, थैंक्स, ओवर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और खुद भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स टू आल्सो फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा, ओके।